जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, अगर यहां पर ये वास्तविक शब्द नहीं लिखा होता, सीधा पूछा गया होता कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यहां पर आंसर होता आपका ऋषभ। ठीक है, ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है इसके वास्तविक संस्थापक बताइए, तो वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे पहले तीर्थकार कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है, तो ये 24वें थे। आपसे एग्जाम में 23वें भी पूछा जाता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो आपको याद रखना है 23वें तीर्थकार थे पाश्चर्वनाथ। ठीक है, पाश्चर्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी के बारे में बता दूं, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और जैन धर्म जो है ये दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक तरफ था श्वेतांबर। ठीक है, एक तरफ थे श्वेतांबर और एक तरफ थे दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, तो ये जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है ना, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो ये त्रिरत्न आपको याद रखने हैं। पहला है सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण। ये तीन जो हैं ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट्स ने जो है टॉपिक को यानी हिस्ट्री वगैरह को अच्छे से बारीकी से पढ़ रखा है और एक रिवीजन अगर वो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हर एक क्वेश्चन को उससे रिलेट करके बताया जाता है। ठीक है, तो इससे आपने जब कभी भी पढ़ा हो तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। और अगर आप ये क्लास ले रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये नोट डाउन करते रहा करें। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम्स में आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी वो कौन थे? तो याद रखना है समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिशेन। ठीक है, हरिशेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को वीणा वादक कहा जाता है। ठीक है, वीणा वादक, क्योंकि ये वीणा बजाते थे इस कारण इन्हें वीणा वादक भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और कविराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, कविराज। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है और ये रिपीटेड है क्वेश्चंस में। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और वीणा वादक भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो समुद्रगुप्त थे ये विष्णु भगवान के उपासक थे। ठीक है, विष्णु के उपासक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंदावर का जो युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो ये जो युद्ध है चंदावर का ये हुआ था मोहम्मद गोरी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, मोहम्मद गोरी के बीच और जयचंद के बीच। ठीक है, जयचंद के बीच हुआ था। किस सन को हुआ था? तो आप याद रखना ये था 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी
ने जो है इससे पहले भी 2 युद्ध लड़े थे, जिसमें से पहला जो युद्ध था वो था तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन प्रथम का युद्ध भी कहते हैं इसे हम लोग। ये युद्ध जो था तराइन प्रथम का युद्ध, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1191 में। ठीक है, 1191 में। इस युद्ध में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ था। फिर उसके बाद अगली साल तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय युद्ध, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जीता था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को जो है मार दिया गया था इस युद्ध में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये युद्ध हुआ था 1 साल बाद, यानी कि 1192 में, 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये बिहार में है, बिहार का नालंदा जिला है, वहाँ पर है ये नालंदा विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो शॉर्ट में इनको कहते हैं बख्तियार खिलजी, खिलजी वंश का था ये। बख्तियार खिलजी ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और क्योंकि हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं तो याद रखें 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। और इसे बनाया किसने था? तो इसे भी ऐबक ने बनाया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, कुतुब मीनार की नींव। और अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने रियासत की शुरुआत किस शासन ने की थी? दीवाने रियासत की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो दीवाने रियासत की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसकी शुरुआत जो है ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो दीवान रियासत था इसका काम था व्यापार व बाजार को नियंत्रित करना। ठीक है, बाजार व व्यापार को नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है ये कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध निजामुद्दीन औलिया द्वारा। याद रखें, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था, किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में,
1976 में ये संशोधन हुआ था और इस संशोधन के तहत क्या क्या जो है बदलाव किए गए थे संविधान में, वो आपको याद रखने हैं। पहला तो ये कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, ठीक है, और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। और मौलिक कर्तव्य, जिनकी संख्या पहले 10 थी, वर्तमान में 11 है, उसे भी जोड़ा गया था, ठीक है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। याद रखें, जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तब फिर से ये 6 वर्ष ना कर करके 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना, लोकसभा का कार्यकाल। वर्तमान में भी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। और इतने सारे बदलाव के बावजूद जो है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पुष्प की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल का फूल, जिसे हम वैज्ञानिक नाम जो है इसका वो है नेलंबो न्यूसीफेरा, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्डन, ठीक है ना, गार्टन, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, ठीक है ना। ये एक ही नाम है, इसे मैंने अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको याद रहे। और हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है बाघ, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है ना, पैंथरा टाइग्रिस। और उसके बाद वृक्ष, हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। बरगद का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेधालेसिस, ठीक है, फाइकस बेधालेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना याद रखना है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की मांग किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो पंचायत को 2 स्तरीय बनाने की मांग की थी अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने। वर्तमान में जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की जो सिफारिश है वो की थी बलवंत मेहता ने, ठीक है, बलवंत मेहता ने, ठीक है। इन्होंने जो है पंचायत को 3 स्तरीय बनाने की बात की थी और इन्हीं की बातों को जो है स्वीकार किया गया था आगे, ठीक है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि ये अशोक मेहता समिति जो है कब बनी थी? तो आपको याद रखना है 1977 में, ठीक है, 1977 में। और पंचायती राज क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो याद रखें, पंचायती राज से संबंधित तो संविधान का अनुच्छेद है वो है 73वां और 74वां, सॉरी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जो है संविधान में दर्ज किया गया है। सन 1991 और 92 में अनुच्छेद सन 1992 में ये संशोधन किया गया था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज और जो है नगर निगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी
1948 में। ठीक है, और महात्मा गांधी की दो पुस्तकें जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला है हिंद स्वराज और दूसरी जो पुस्तक है वो है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। और महात्मा गांधी की दो पत्रिकाएं हैं, ठीक है ना, पत्रिका है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। पहली थी हरिजन और दूसरी थी इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है महात्मा गांधी से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? तो याद रखना है आपको, वर्तमान में भारत के करीब जो है वो जो ज्वालामुखी है वो देखने को मिलता है बैरन द्वीप पे। ठीक है, बैरन द्वीप पर जो है एक जीवित ज्वालामुखी देखने को मिलता है। और वो कहाँ है बैरन द्वीप? ये है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो है डालमा क्षेत्र। ठीक है, या दालमा क्षेत्र। ठीक है ना, डालमा क्षेत्र जो है ये, इस क्षेत्र को जो है भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हवांगो हवांग हो नदी है। ठीक है, हिंदी में से ऐसे लिखेंगे, हवांग हो नदी को जो है चीन का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक, भारत के बिहार का शौक जो है ये कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को। असम का शौक जो है ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। और बंगाल का शौक कहा जाता है, यानी पश्चिम बंगाल का, दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शौक कहते हैं। अब इन्हें शौक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियां ऐसी हैं जो हमेशा बाढ़ लाती हैं इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो याद रखना है आपको, ये है चेन्नई में। ठीक है, ये है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही थी या कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है लातूर में। ठीक है, लातूर में। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, राजा भीरू दुबे। राजा भीरू दुबे। राउरकेला की स्थापना की गई थी जर्मनी के द्वारा। यहाँ पे रा का मतलब हो गया राउरकेला और जा का मतलब हो गया जर्मनी। ठीक है, तो राउरकेला
जो लोहा इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो जर्मनी की सहायता से की गई थी। भी से हो जाता है भिलाई, ठीक है ना, भिलाई। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी रूस की सहायता से, ठीक है। और दुर्गापुर, दू से हो जाता है दुर्गापुर। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटेन की सहायता से। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, रिपीटेड है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण कौन सी कोशिका करती है? कौन सी कोशिका करती है? तो वो है लैंडिंग कोशिका, ठीक है, लैंडिंग कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? तो शरीर में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन से होता है, ट्रिप्सिन से होता है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन से होता है। यहां साफ से लिख देता हूं मैं, ट्रिप्सिन से जो है शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। और वसा का पाचन जो है हमारे शरीर में लाइपेज से होता है, ठीक है, लाइपेज के द्वारा। और इमाइलेज, इमाइलेज से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, याद रखना, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। शिरा, शिरा का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? तो शिरा का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, शिरा का काम क्या होता है कि ये रक्त को जो है शरीर से हृदय में पहुंचाती है। जबकि अगर धमनी अगर आपसे पूछ ले, धमनी का कार्य होता है रक्त को हृदय से शरीर में पहुंचाना, शरीर के अंगों में पहुंचाना, ठीक है ना। जो ये वेन्स हैं इसका काम जो होता है अपोजिट होता है, वो शरीर के अंगों से जो है खून या रक्त हृदय तक पहुंचाती है। केशिकाएं क्या करती हैं? तो केशिकाएं जो होती हैं वो शिरा और धमनी को जोड़ने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल, नाखून तथा त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कहते हैं केराटिन, केराटिन नाम का जो है प्रोटीन होता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कल मिलेंगे इसी टाइम नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।